हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी फ्रॉइड के द्वारा प्रतिपादित की हुई साइको एनालिटिकल थियरी की। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है? तो इसको उन्होंने वैसे तो कई भागों में बांटा है, किंतु मैं पहला जो आकारात्मक मॉडल दिया है उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगी। तो इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो चेतन तो वो अवस्था है माइंड की जिसमें व्यक्ति वर्तमान के साथ जीता है, वर्तमान में व्यवहार करता है और अनुभवों पर आधारित होता है, और इच्छाएं और संवेदनाएं उसके अंदर स्थित होती हैं। उसके अनुसार वो अपना दैनिक जीवन में व्यवहार करता है और अपनी एक समझ के साथ आगे बढ़ता है। अर्धचेतन वो अवस्था है जिसमें आदमी अचेतन और चेतन के बीच की स्थिति को संतुलित करता है। उसमें जैसे वो साथ साथ चलता रहता है, चेतन के साथ थोड़ा थोड़ा उसका स्थान कहीं कहीं परिलक्षित होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई चीज़ रख के तुरंत आदमी भूल जाता है, लेकिन तुरंत उसको खोजता है, ज़रा सा माइंड पे दबाव डालता है तो तुरंत याद आ जाती है। तो वो है एक अर्धचेतन की अवस्था। किंतु सबसे महत्वपूर्ण जो फ्रॉइड ने माना है वो है अचेतन। अचेतन को उन्होंने जो आकार दिया है वो सबसे बड़ा भाग माइंड का अचेतन दिया है, क्योंकि अचेतन को उन्होंने पूरे जीवन की और पूरे संस्कारों का एक ढेर माना है। तो उसमें उसके अंतर्गत उनका मानना है कि ये दमित इच्छाएं, जीवन की सारी घृणा से संबंधित जो अनुभव हैं, कामुकता है, अनैतिकता है या अतृप्त इच्छाएं हैं। अतृप्त इच्छाओं में जैसे बहुत सारी इच्छाएं बचपन में भी हम इच्छाएं होती हैं और पूरी नहीं होती हैं, या हम भूल जाते हैं एक बार को, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्थित रहती हैं और वो मिटती नहीं है। लेकिन तो वो सब चीज़ें जो जीवित रहती हैं लेकिन वो मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करती रहती हैं, तो वो हमारा एक निगेटिव पार्ट भी है। और अचेतन में अगर कुछ जीवन में अच्छा होता है, एक अच्छी अनुभूति के साथ जीते हैं, तो वो भी अवस्थित रहती है, उसके भी याद रहते हैं। किंतु ज़्यादातर चीज़ें जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स अचेतन में स्थित रहता है, और उसके अनुसार समय समय पर व्यक्ति व्यवहार करता है, और वो उसके वजह से उसकी मानसिक अवस्था विकृत भी हो सकती है, और इसी के अनुसार मानसिक रोग भी होते हैं। अगर अचेतन हमारा बहुत श्रेष्ठ है और अच्छी अवस्था में है, पुष्ट है, और उसका व्यक्ति का निर्माण एक स्वस्थ वातावरण में हुआ है, और उसके जीवन में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है जो उसे बार बार परेशान करती हूँ, जो व्यवहार को दुर्व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करती हूँ, तो व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी एक सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देती है। किंतु अगर हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं, जो ऐसी कई इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हो, ऐसी कई घटनाएं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं रही हो, और उसके अनुसार हमारे जीवन में गलत अब प्रभाव पड़ा हो व्यक्तित्व पे, माइंड पे, तो वो कहीं ना कहीं वो दबी रहती हैं, वो नष्ट नहीं होती हैं। ये मूल रूप से अचेतन का यही फंक्शन है कि उसमें वो नष्ट नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं जीवित रहती हैं, और किसी न किसी रूप में वो हमेशा व्यवहार में आती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दबी रहीं, उनको प्रस्तुत करने का, उनको प्रेजेंट करने का अवसर नहीं मिला, तो रोग, भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के रूप में वो उपस्थित होती हैं, और वो कभी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। और मानसिक रोगी, फ्रॉइड ने इसको क्लिनिकल सर्विसेज के माध्यम से उपचार करने का भी अध्ययन किया है, उपचार किया है, और इन्होंने उपचार के माध्यम से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से डिफेंस मैकेनिज़्म के माध्यम से इसका उपचार किया जा सकता है। जो भी दमित इच्छाएं थी, फ्रॉइड ने अपने थियरी में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि जब कोई किसी की इच्छाएं दमित हैं या घृणा भरा हुआ है किसी के अंदर, मानवीय व्यवहार नकारात्मकता की ओर जा रही है, तो उसको आप वो एक कचरा है माइंड का, उसको आप बाहर निकालने का प्रयास करके और माइंड को आप
स्वस्थ कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने डिफेंस मैकेनिज़्म भी दिया है और उसके माध्यम से उन्होंने खुद स्वतः एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत रोगियों का उपचार भी किया है। और वो उपचार के माध्यम से बहुत रोगियों को, मानसिक रोगियों को उन्होंने ठीक किया था अपने जीवन में। हालाँकि उनके ही शिष्य येडलर और युंग ने उनको उनकी आलोचना की और वो उस आलोचना को स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उनका मानना था कि मैं 40 साल जिस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में मैंने 40 वर्ष लगाए हैं, उस सिद्धांत को तुम लोग 10 साल के 15 साल के प्रयासों में काट नहीं सकते हो। और निसंदेह उनके इस सिद्धांत को आलोचना करने वाले बहुत हैं, लेकिन काट नहीं सकता कोई भी, क्योंकि उनके इस सिद्धांत को बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने के बाद प्रतिपादित किया गया है। और उन्होंने कई रोगियों को अपने इस अध्ययन के माध्यम से और इस क्लिनिकल थेरेपी के माध्यम से उन्होंने ठीक भी किया है। तो इस प्रकार से ये जो अर्धचेतन, अचेतन और चेतन, ये तीन जो अंग है आकारात्मक मॉडल के, ये इस प्रकार से हैं। दूसरी चीज़ जो फ्रॉइड बताते हैं वो है, इसी के एक भाग है संरचनात्मक मॉडल। तो उसमें वो बताते हैं कि उसको गत्यात्मक मॉडल भी कहते हैं। तो उन्होंने बताया है कि गति मतलब हमारा माइंड गति किससे प्रेरित होकर करता है। तो इसके लिए उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की चर्चा की है। इदम, अहम, पराहम। तो इदम के लिए उन्होंने बताया है कि इदम वो चीज़ है जो क्षणिक अनुभूति, क्षणिक सुखों पर प्रेरित होता है, क्षणिक सुखों पर आधारित व्यवहार को प्रेरित करता है। और वो उसमें ऐसा आवश्यक नहीं कि वो क्षणिक सुख के लिए जो भी व्यवहार करे वो नैतिक हो, वो अनैतिकता से भी प्रेरित हो सकता है। और उन्होंने ईगो को जो बताया है, वो ईगो को वर्तमान के स्वरूप को स्थापित करते हुए बताया है कि ईगो में जब मनुष्य होता है, ईगो के रूप में जब मनुष्य की माइंड गति करती है और वो व्यवहार करता है, तो उस समय वो वर्तमान की अवस्था में रहता है और वो एक कॉन्शियस लेवल पर वो अपने आप को, कि उसको ये एहसास होता है कि मैं कौन हूँ और मुझे कितना व्यवहार करना है और समाज के साथ कितना हमको क्रिया करनी है। तो वो ईगो, इसलिए ईगो का मतलब वास्तविकता, मतलब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में हूँ, ये ईगो प्रेरित करता है। किंतु उसमें जब सुपर ईगो की बात करते हैं, तो सुपर ईगो जो है वो हमेशा आदर्श, मूल्य और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार व्यवहार करने को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से फ्रॉइड ने जो संरचना की बात की है और गति की बात की है, दोनों ही चीज़ों में कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस तथा ईड, ईगो और सुपर की बात की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ड्रीम की भी बात की है। अपने सिद्धांत में उन्होंने ड्रीम को भी एक महत्वपूर्ण भाग माना है, क्योंकि ड्रीम को उन्होंने अचेतन से संबंधित एक व्यवस्था बताई है, जिसमें उनका मानना है कि ये हमारी जो भी इच्छाएं दमित रह जाती हैं, वो ड्रीम में आती हैं। उन्होंने भी इस बात को भी स्वीकार किया है कि ड्रीम कभी भी 3 प्रकार का होता है। एक जो फ्यूचर को कभी कभी दर्शाता है, जिसमें हमारे फ्यूचर निर्धारित होते हैं। एक उन्होंने कहा है कि जो दमित इच्छाएं रह जाती हैं वो सपनों में निकल के आती हैं। एक उन्होंने कहा है कि एक अनावश्यक ड्रीम आते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, और आदमी जब सोने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, गंदगी होती है, उस समय में कुछ ऐसे ड्रीम आते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो उन्होंने ड्रीम को भी स्वप्न विश्लेषण किया है, और उन्होंने अपने स्वप्न की अवस्था को भी 3 भागों में बांटते हुए कहा है कि एक स्वप्न जो हमारे फ्यूचर को बताए, और दूसरा स्वप्न जो अनावश्यक होता है, और तीसरा स्वप्न जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, अचेतन माइंड में जो अवस्थित है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वप्न में उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जैसे कामुक इच्छाएं हो गई, दमित इच्छाएं हो गई, घृणा की इच्छाएं हो गई, तो वो सब चीज़ें भी स्वप्न में आती रहती हैं। तो इस प्रकार जो फ्रॉइड ने अपने सिद्धांत में इस तरह से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। धन्यवाद।